नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर से देश और दुनिया को कोरोना के खतरे से अलर्ट कर दिया है। जब लोग आश्वस्त हो गए थे तो कोरोना की वापसी एक खतरनाक वेरिएंट के जरिए हुई। इन हालातों में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मौजूदा टीके ओमिक्रॉन प्रजाति के वायरस से हमारी रक्षा कर पाएंगे। इस बारे में अभी वैज्ञानिक परीक्षण बाकी है और विभिन्न राय सामने आ रही है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने उसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक बदलाव हुए हैं, जिससे इसे एक इम्यून तंत्र विकसित करने की क्षमता मिलती है। यही कारण है कि अब इस वेरिएंट के खिलाफ कोरोना वैक्सीन की प्रभावकारिता का गंभीर मूल्यांकन करने की जरूरत भी है। स्पाइक प्रोटीन की उपस्थिति से किसी भी मानव शरीर की कोशिकाओं में वायरस को प्रवेश की सुविधा मिलती है। इसे ही उस व्यक्ति के शरीर को संक्रमणीय बनाने और संक्रमण पैदा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भविष्य में इस वायरस के खिलाफ लड़ाई इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके संक्रमण की क्षमता, वायरस की ताकत और प्रतिरक्षक क्षमता पर डेटा किस निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में एक प्रमुख वायरोलॉजिस्ट ने कहा कि उम्मीद है कि मौजूदा टीके कोविड-19 से रक्षा करना जारी रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा टी कोशिकाओं द्वारा मध्यस्थ से होता है, जो वायरस के किसी भी हिस्से को पहचान सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा पिछला अनुभव बताता है कि टीके अभी भी अस्पताल में भर्ती होने और कोविड से मृत्यु को रोकेंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वास्तव में कितना अच्छा है। फिलहाल संक्रमित लोगों को देश में आने से रोकने और सही से स्क्रीनिंग के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कठोर जांच और परीक्षण करने को कहा था। बहरहाल, आज हम ओमिक्रॉन वेरिएंट पर टीके के असर पर चर्चा करेंगे। तो टीके का क्या असर रहने वाला है इस नए वेरिएंट पर, इसी को लेकर अब सबके बीच में जद्दोजहद है और साथ ही इसी को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल नए जो वेरिएंट है उससे लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ क्या जो इस वक्त भारत के हालात हैं वो इससे निपटने के लिए काफी हैं, इसको लेकर जो है चर्चा आज हम करेंगे। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार है, सीनियर डॉक्टर, धर्मशिला हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन हमारे आज के खास कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी जुड़ चुकी है, सीनियर डॉक्टर के तौर पर। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपका इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, आप ही से मैं जरा जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके असरदार होने पर सवाल क्यों इतने खड़े हो रहे हैं, और जो कहा जा रहा है कि ये कंसर्न का विषय है, काफी घातक है ये, इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी। डॉक्टर स्वाति, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए डॉक्टर स्वाति से चर्चा करेंगे, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ये जो है सवाल मैं पूछ लेती हूँ। डॉक्टर अंशुमन, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो सवाल यही है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके असरदार होने पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आखिरकार क्यों उठ रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि जो ये नया वेरिएंट है बहुत घातक है? पूजा, देखिए, वायरस खासकर इस तरह के वैश्विक महावायरस के संरचना में बदलाव, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जितना समय मिलेगा संरचना में बदलाव आता जाएगा। दो कैटेगराइज किया गया था, VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको कहते हैं, एंड VOI वायरस अंडर VUI वायरस अंडर इंटरेस्ट। वायरस अंडर इंटरेस्ट डॉक्टर या साइंटिस्ट के काम का है, VOC पब्लिक के काम का है, जो पब्लिक के समस्याओं से जुड़े हुए सवाल होते हैं। ओमिक्रॉन में यही हुआ। म्यूटेशन बहुत सारे हुए, लेकिन ओमिक्रॉन इसलिए चर्चे में आया, इसका पहले नाम दिया गया B1.1.529। उसके बाद इसका ग्रीक लेटर से, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया के नाम पे एक वायरस का नाम आया था तो बहुत हवा उसमें बवाल हुआ था, फिर डिसाइड हुआ WHO ने किया कि ग्रीक न्यूमरोलॉजी के अल्फाबेट के हिसाब से हम वायरस का नाम रखेंगे। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, म्यू, लैम्डा तक हो गया था और एक्सपेक्टेड था कि इस वायरस का नाम न्यू होगा,
लेकिन एक टेक्निकल वजह की न्यू के बाद जी आता है, जो चाइना के हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम आ सकता था, तो इसलिए दोनों लेटर को गायब कर दिया गया और इसका नाम ओमिक्रॉन दिया गया। ये टर्मिनोलॉजी के तहत है। मेन समस्या, साइंटिफिक समस्या इसमें ये आई कि 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। अभी तक हाईएस्ट म्यूटेशन डेल्टा में देखा गया था, जिसमें 25 म्यूटेशन थे। वो म्यूटेशन कितना घातक होगा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। अभी तक सिंपली ये हुआ है कि ये संक्रामक ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है डेल्टा संक्रामक, ये प्रूव हो गया है। दूसरा प्रूव हो गया इजिली एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर। और तीसरी बात ये प्रूव हुई है कि इम्यून सिस्टम को चकमा देने में ये कामयाब है, इम्यून इवेड मैकेनिज्म। जिससे 2 बातें निकल के आती है, या तो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जिनमें एंटीबॉडी बना है दोबारा संक्रमित हो सकते हैं, और जिनको टीका लगा है हो सकता है टीका कम असरदार हो सकता है। अभी स्पेकुलेटेड है, कंफर्म नहीं हुआ, इस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन मारक क्षमता बढ़ी हुई है, ऐसा नहीं देखा गया है। 3 हफ्ते पुराना वायरस है, ये 3 हफ्ते का है। तो अगर मारक क्षमता नहीं बढ़ती तो बहुत हमें डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और अगर टीका की कोई कमी आएगी तो उसको वर्जन इंप्रूव कर दिया जाएगा एग्जिस्टिंग वैक्सीन में, उसमें भी कोई चिंताजनक बात नहीं आएगी। चलिए, तो ये तो रही कि क्यों जो है हम इसको कह रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है इतना खतरनाक है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी है हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर गुलेरिया ने कि अगर उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो प्रतिरक्षक क्षमता है उस पर डेटे का आकलन हो, आईसीएमआर पर क्या पहल जो है वो इस पर कर सकता है? देखिए, डेफिनेटली जब इस तरह का कोई वेरिएंट आता है जिससे हमें इस तरह की शंका दिखाई देती है कि वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बाईपास कर सकता है, और जो हम मौजूदा एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर हैं जो वैक्सीन के द्वारा बन रही हैं, क्या वो उतनी असरदार होंगी या नहीं होंगी, इस तरह का सवाल जब उठता है तो जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटीज होती हैं वो ये प्रयास करती है कि इसकी जल्द से जल्द पुष्टि कर सके कि क्या हमें वैक्सीन में संशोधन करने की जरूरत है, हमें कितनी ज्यादा सुरक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो सब इन सारी बातों की पुष्टि करने की कोशिश करती है। साथ ही हमें ये भी समझना लेकिन जरूरी है कि भारत में ज्यादातर क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन लगी है, और कोवैक्सीन की ही अगर बात करें तो ये किल्ड वैक्सीन है, यानी कि जो वायरस है उसको पूरा का पूरा किल करके उस टेक्नोलॉजी पे बनाई गई वैक्सीन है। तो ये एक ऐसी वैक्सीन है जो हर तरह के वेरिएंट से को झेलने के लिए काफी हद तक बाकी वैक्सीन से ज्यादा सक्षम भी है, क्योंकि ये काफी पुरानी तकनीक से बनाई गई है। तो हम एज भारतीय अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक एडवांटेज पर हैं बाकी लोगों से, जिन लोगों को मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स लगी हैं, जहां की वैक्सीन्स वेरिएंट्स पर उतना अच्छा असर नहीं कर पाती हैं। लेकिन दूसरी बात ये जरूर है कि जब किसी भी वायरस की इन्फेक्शियसनेस बहुत बढ़ जाती है और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से जंप करने लगता है, ज्यादा लोगों को प्रभावित करने लगता है, तो एक पैनिक की सिचुएशन बनती है, एक घबराहट का माहौल पूरे सभी देशों में आप देखते हैं कि बनता है, जिसकी वजह से चिंता होती है, लोग अस्पताल की तरफ भागते हैं, तो एक अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले से सचेत रहें, हम उस चक्र में ना फंसें। जिस तरह से अभी देखिए डॉक्टर अंशुमान भी बोल रहे थे कि हम लोगों को सचेत रहना फिर भी जरूरी है। वायरस तो म्यूटेट करता रहेगा, उसके नए नए फॉर्म्स सामने आते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए आज भी जरूरी है कि हम वैक्सीन लगवाएं। हमारे लिए आज भी जरूरी है कि हम उतना ही मास्क को पहन करके बाहर निकले, सोशल दूरी जो है उसका ध्यान रखें, भीड़ की जगह से बचे। तो वो हमें लगातार करते ही रहना होगा, क्योंकि भारत में भी देखिए अभी हम 120 करोड़ डोज लगा पाए, जिसमें से जिन लोगों को डबल डोज लगी है उनकी जनसंख्या भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है। तो सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि लोगों को प्रेरित करे कि फर्स्ट डोज जिन्होंने लगवा ली है वो सेकेंड डोज लगवाएं, जिन्होंने नहीं लगवाई है अभी तक उनके घर घर जाकर दस्तक दी जा रही है कि वो डोज लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। तो लोग अभी भी इस बात को समझें कि जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं उनको डील करने में हमारी वैक्सीन्स काफी हद तक कारगर हैं और आपको सिवियर डिजीज से बचाती हैं। इसलिए चाहे कोई भी वेरिएंट हमारे आसपास क्यों ना घूम रहा हो, हमें वैक्सीन लगवानी ही है, तो जरूर वैक्सीन लगवाएं। और ये जो एक कोशिश चल रही है बच्चों को सुरक्षित करने की और एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने की सोसाइटी में, उसके प्रति जो है सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। तो वो योगदान जरूर करें ताकि हम जो है ये एक हर्ड इम्यूनिटी का जो नंबर है और हम जो चाहते हैं सुरक्षा घेरा बना ले,
वो हम जरूर बना पाए। ऐसा ना हो कि वो बार बार भिड़े और बार बार हम लोग दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर के चपेट में आए। ये नहीं होना चाहिए और उसके लिए सबका योगदान जरूरी है। एक तरफ सरकार अपने कदम उठाएगी कि किस तरह से हम इस नए वेरिएंट के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग करें, किस तरह से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करें, किस तरह से हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें समय से। वही लोगों का भी योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें सहयोग करें और खुद से फैलाने की या खुद से हम ऐसे कार्य ना करें जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बने और कल को हम लोग एक और लहर को देखें। बिल्कुल, और सतर्क रहने की, जैसे डॉक्टर स्वाति आप पहले भी बोलती थी कि बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन की, ये उम्मीद की जा रही है और जो वहां पर वायरोलॉजिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मौजूदा टीके कोविड-19 से रक्षा करना तो जारी रखेंगे, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सुरक्षा टी कोशिकाओं द्वारा जो मध्यस्थता है वो होती रहेगी, लेकिन जो वायरस के किसी भी हिस्से को पहचान सकती है, इसके बारे में भी आपसे हम चाहेंगे कि आप बताएं। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, उसके पहले ये समझना जरूरी, संक्रमण और बीमारी में अंतर समझना जरूरी है। हाँ। संक्रमण का मतलब सिंपली हुआ थ्रोट में कोरोना वायरस पाया गया, आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है। बीमारी मतलब इनके फेफड़े को, इंटेस्टाइन को या किसी भी अंग को डैमेज किया और उनको लक्षण आ गए। दोनों में अंतर समझना जरूरी है। तो संक्रमण से वैक्सीन रोक दे पूरी तरह 100%, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी वैक्सीन 100% संक्रमण से नहीं रोक सकता है। बीमारी के अति गंभीर होने में वैक्सीन का रोल है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक चीज जरूर देखा गया ओमिक्रॉन में, एस प्रोटीन डिलीशन हुआ है। एस प्रोटीन डिलीशन ये जरूर कर रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में डिटेक्शन को कम कर रहा है, पहली बात। और दूसरा, जो इम्यून इवेड मैकेनिज्म इसने डेवलप किया है, जिसके कारण ये एंटीबॉडी को चकमा दे रहा है, जो ऑलरेडी बने हुए एंटीबॉडी है। इसके कारण हो सकता है संक्रमण दर बढ़ जाए, लेकिन किसी को अति गंभीर होने, आईसीयू में भर्ती होने या बीमार होने से वैक्सीनेशन अभी भी एक इफेक्टिव टूल है। तो दोनों वैक्सीनेशन जरूरी है। बायोलॉजिकल वैक्सीन जो कोविशील्ड, कोवैक्सीन या जो भी अन्य वैक्सीन उपलब्ध है, और सोशल वैक्सीन जिसको हम कहते हैं कि डिस्टेंसिंग करें, दूरी रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं और मास्क लगाएं। सोशल वैक्सीन का उपयोग करें। अगर दोनों वैक्सीन को करें आप, तो ओमिक्रॉन से अभी भी बच सकते हैं। कोई कोरोना का ही भाई बंधु है, कोई नया पैदा नहीं हुआ है, नया वायरस नहीं आया है। बिल्कुल, यानी कि अंशुमन जी, तरीके वही हैं, हमें वैसे ही अपना ख्याल रखना है, वैसे ही हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है जैसे हम पहले रखा करते थे। नाम बदल रहे हैं, लेकिन जो हमें काम करना है वो वैसे ही करना है। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम खास मेहमानों से लेंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अगर मौजूदा डाटा की बात करें तो ये डाटा कितना मददगार हो सकता है टीके के असर को बदले माहौल में समझने के लिए? देखिए, कई तरह का डेटा इस वक्त हमारे पास है। सबसे पहली बात, अगर हम वैक्सीन की ही कर रहे हैं तो देखिए, वैक्सीन को लेकर के भी काफी डेटा सामने आ चुका है, जो खास तौर से ये भी दर्शाता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी होती है उनके अंदर जो वायरल लोड होता है वो एक ऐसे व्यक्ति को जिसको वैक्सीन नहीं लगी है उससे कहीं ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से उसको सिवियर डिजीज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही जो वायरल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोरोना फैलाने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वायरल लोड उस व्यक्ति का कम होता है। तो ऐसी स्थिति में ये तो साफ तौर से दिख रहा है कि जो वैक्सीन हैं वो हमें जो कोरोना का जो फैलाव है उसको भी रोकने में मदद कर रही हैं। जो व्यक्ति उसको लगवा रहा है वो भी ज्यादा सुरक्षित हो रहा है, उसको भी संभावनाएं कम हो रही है, साथ ही उसको तीव्र बीमारी होने की संभावनाएं भी कम हो रही है। और शुरू से अगर आप देखें, जब वैक्सीन आई थी तो जब डेल्टा वेरिएंट आया तो उसके बारे में भी साइंटिस्ट ने, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके जो डेटा है उसने ये शो किया कि कुछ ना कुछ वेरिएंट्स के ऊपर भी ये वैक्सीन असरदार हैं। अभी देखिए, आने वाले वक्त में और 1-2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी लगातार अब इस ओमिक्रॉन के ऊपर भी शोध करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनके मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट के ऊपर कितना ज्यादा कारगर होगी या नहीं होगी। ये अभी हमें चीजें और स्वाभाविक तौर से दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप देखें तो क्योंकि वायरस उसी फैमिली का है जो कि ओरिजिनल कोरोना वायरस फैमिली है, और स्पाइक प्रोटीन्स में अभी भी ऐसे स्पाइक प्रोटीन्स हैं जिनमें म्यूटेशन नहीं हुआ है, कुछ में हुआ है तो कुछ
कुछ भी नहीं हुआ है। तो कुछ हद तक वैक्सीन जरूर कारगर होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वैक्सीन एकदम बेकार हो जाएगी और बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ फायदा जरूर मिलेगा। साथ ही अगर अभी आप देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस ओमिक्रॉन के जो इस वक्त प्रवृत्ति दिखाई दे रही है उसके ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या ये और ज्यादा घातक होगा, क्या इसकी वजह से सिवियर डिजीज होगी, क्या हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। और जहां तक अभी तक केसेस सामने आए हैं वो माइल्ड केसेस हैं। अगर आप देखें डॉक्टर एंजेलिक जो है, जो कि साउथ अफ्रीका की हेड है मेडिकल एसोसिएशन का, उनका भी कहना है कि उन्होंने यंग लोगों में ज्यादा केसेस देखे हैं और साथ ही माइल्ड केसेस ज्यादा देखे हैं। लोगों में ज्यादातर फटीग दिखाई दे रहा है। उनका कहना है ड्राई कफ, वो भी जो लगातार नहीं होता, ऑन ऑफ, इस तरह के ये समस्याएं ज्यादा आ रही हैं जो कि माइल्ड डिजीज के लक्षण हैं। तो संभावनाएं है कि हो सकता है कि जो ओमिक्रॉन की वजह से बीमारी हो वो उतनी ज्यादा तीव्र ना हो, लेकिन अभी आने वाले कुछ वक्तों में ये डेटा और सामने आएगा और ये और क्लियर होगा कि किस तरह की प्रवृत्ति ये जो नया वेरिएंट है वो दिखा रहा है। क्योंकि अब तो कई देशों में पुष्टि हुई है इस वेरिएंट की, और भारत में भी जिस तरह से बात हो रही थी कि शायद बैंगलोर में भी 2 साउथ अफ्रीकन पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जिनमें इसकी पुष्टि हुई है। तो अब धीरे धीरे इसके ऊपर और ज्यादा शोध कार्य होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि प्रोएक्टिवली जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स उठा रही है कि हम जो भी ट्रैवलर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करें, हम जहां भी हॉटस्पॉट्स है वहां की स्क्रीनिंग करें, और साथ ही में अपने वैक्सीनेशन कैंपेन को और सुदृढ़ बनाएं, तेज करें। तो लगातार सरकार भी अपने टोस पर है और कोशिश कर रही है कि जैसे ही इसके बारे में पता लगा है हम जल्द से जल्द जो है इसको कंटेन कर पाएं और भारत में ये उतनी तेजी से ना फैले जैसे कि कुछ और देशों में इस वक्त हम देख रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आपने बताया विस्तार से कि क्या कुछ जो है इस वक्त स्थितियां चल रही हैं। डॉक्टर अंशुमन, अब अगर हम ये बात माने जो कहा गया है बार बार कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में उसके जो स्पाइक प्रोटीन में है 30 से अधिक बदलाव हुए हैं उसमें, और जिससे जो इम्यून तंत्र है उसको तोड़ने की क्षमता भी मिलती है, तो क्या इस तरह का इम्यून तंत्र पार करके जो ओमिक्रॉन है वो हम सब पर हमला कर सकता है? जो 32 म्यूटेशन की बात हो रही है, स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हुए हैं, उसमें ऐसा नहीं सारे म्यूटेशन इम्यून इवेड मैकेनिज्म, मतलब इम्यून सिस्टम को चकमा देने में कामयाब है। किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है। जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन इस ACE2 रिसेप्टर पे अटैचमेंट बढ़ा देगा, इसी तरह इम्यून सिस्टम को चकमा देने के लिए प्रोटीन डिलीशन है। इस तरह के अलग अलग म्यूटेशन हैं। उसमें कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी को, खास करके अभी हमारे कंट्री में जनवरी में वैक्सीनेशन चालू हुआ था, तो अभी प्रतिरोधक क्षमता की जो एंटीबॉडी का लेवल है, क्वांटिटी है, वो कम होने लगी है। तो कमते हुए, गिरते हुए मात्रा में हो सकता है कि इम्यून सिस्टम को चकमा देके हमें संक्रमित कर दे। लेकिन फिर यही मैं कहूंगा कि सीवियर डिजीज ना होने दे, इसकी हमें जानकारी रहनी चाहिए। और ये जानकारी है कि ओमिक्रॉन इटसेल्फ सीवियर डिजीज नहीं करा रहा है। दूसरा, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें अति गंभीर रूप नहीं ले रहा है, तो अच्छी बात है। इसलिए आज भी मैसेज यही है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस और वैक्सीनेशन वेलोसिटी को बढ़ा के रखें, और पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि जाके आप फास्ट वैक्सीनेशन कराएं, अपने वैक्सीनेशन डोज को पूरा करें। जो एक डोज लेके मिस करके बैठे हैं वो जाके 2 डोज लें, तभी जाके आप इसके फर्दर ट्रांसमिशन को रोक सकेंगे। बिल्कुल, ओमिक्रॉन इंडिया में आएगा, ये तय है। अगर देखिए वर्ल्ड में कहीं भी एक स्ट्रेन आया, पूरे कंट्री में आएगा, पूरे हर वर्ल्ड में हर कोने में आएगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए उसके ट्रांसमिशन चेन को तोड़ दें। तोड़ने की प्रक्रिया वही है बायोलॉजिकल वैक्सीन एंड सोशल वैक्सीन। इसलिए अभी तक कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं मिली है जिससे हम तोड़ सकें। बिल्कुल, और तैयारी हमें उसको लेकर करनी पड़ेगी। डॉक्टर स्वाति, आप भी इस बात से सहमत होंगी कि स्ट्रेन आएगा और ये सब चीजें तो फैलेंगी ही, लेकिन हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। पहले जो चीजें हो चुकी हैं उससे हमें सबक भी लेना होगा। बिल्कुल सबक लेना होगा। देखिए, दूसरी लहर बहुत ज्यादा कष्टकारी रही और कोई भी उससे अछूता नहीं रहा, और हर किसी न किसी फॉर्म में उसके कष्ट को झेला है। और हम जानते हैं कि किस तरह से उसने कहर हम लोगों पे भरपाया था। तो हमें भी अब सतर्क रहकर दोबारा वो मंजर हम लोग ना देखें, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जैसे अभी डॉक्टर अंशुमान ने सही बात बोली है कि जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं हमारे, हम लोग का, क्योंकि काफी पहले वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हो गया था जनवरी में, तो अब उसका आकलन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
और लगातार एज मेडिकोज हम लोग भी ये आवाज उठाते रहे हैं कि कम से कम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनसे हमें बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग है जिससे सबसे पहले वैक्सीन लगी और अगर संक्रमण बढ़ता है तो सबसे ज्यादा क्लोजली अगर किसी इस इन्फेक्शन के आएंगे तो वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ही आएंगे। और पहले ही हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर है हेल्थ केयर वर्कर्स का। दूसरी लहर में भी आपने देखा कि कितने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की शहादत हुई। तो ऐसे में जरूरी है कि हम एक ये बड़ा निर्णय भी लें कि हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाना शुरू करें साथ में पैरेलली, ताकि हम उनको ज्यादा सुरक्षित कर पाए। और अगर ये वायरस तेजी से फैलता है या इस तरह के कोई मंजर सामने आता है तो कम से कम हम उन लोगों को जो कि केयर प्रोवाइड करेंगे और लोगों को मरने से बचाएंगे उनको सुरक्षित कर पाए। साथ ही जिस तरह से देखिए ये लगातार बात है और बार बार सब लोग, आप लोग भी लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं सोचे कि कोरोना खत्म हो गया है, ये बिल्कुल ना सोचे कि अब भारत में कम केसेस आ रहे हैं तो दोबारा बढ़ने की संभावनाएं नहीं होंगी या यहाँ पर हम उस तरह का मंजर नहीं देखेंगे जो यूरोप में हुआ। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोच के बैठना है। हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। आप जो करना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं वो आप सब कुछ करिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर हमारे अंदर एक लापरवाही की जो प्रवृत्ति आ जाती है समय के साथ धीरे धीरे और हमें लगता है कि सब चलता है, ये जो प्रवृत्ति है यही हमें ज्यादा नुकसान देती है। तो अगर हम एंजॉय भी करें, अगर हम जो अपना काम करना चाहते हैं, आजीविका कमाने के लिए निकल रहे हैं वो भी करें और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें, तो हम अपने लिए एक डबल बैरियर बना लेंगे कि एक तरफ से हम इस बात कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रख रहे हैं, दूसरा हमने वैक्सीन भी लगवाई है, तो कम से कम हम खुद से संभावनाएं इन्फेक्टेड होने की और अपने परिवार में इन्फेक्शन ले जाने की संभावनाएं खुद कम कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है, इसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये चीज तो कम से कम हम करें जो हम कर सकते हैं और साथ ही सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और मुझे लगता है जो सुझाव उनके पास पहुंच रहे होंगे उनके ऊपर वो अमल करेंगे। बिल्कुल, और इन सब पर विचार करना होगा और जो हर बार आप लोग खुद लोगों की प्रोस्पेक्टिव से जो जागरूक करते हैं और जो बार बार अपील करते हैं उसको भी हम सबको मानना होगा, समझना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और कितना असरदार अब रहने वाला है इंजेक्शन, इसी को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।